आइए बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन कॉर्नर में स्वागत है। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने इसके बेसिक्स पढ़े, चेक पढ़ा। आज जो हम लोग के पास टॉपिक है वो है विनिमय विपत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। विनिमय विपत्र होता क्या है, परिभाषा क्या है, आपको इसकी विशेषता भी पता होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रकार पता होनी चाहिए। विनिमय विपत्र दैट मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आइए इस पार्ट की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले विनिमय विपत्र दैट मीन्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी सबसे बड़ी बात आती क्या है कि सर विनिमय विपत्र होता क्या है। उसे बस समझ में आ जाए तो फिर बाकी सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। मेन मुद्दा तो ये है सर कि विनिमय विपत्र है क्या। तो बेटा देखिए, मान लीजिए एक मिस्टर ए है, ही इज मिस्टर ए एंड ही इज मिस्टर बी। आराम से समझिएगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली इसको समझा दे रहे हैं, वर्चुअली इसको समझाने के बाद फिर सीधा हम लोग बुक के थ्रू इसकी परिभाषा और बाकी सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर लेंगे। पहले एक बार इसकी पूरी थ्योरी समझ लेते हैं कि आखिर विनिमय पत्र है क्या और क्या क्या बातें इसमें हो सकती हैं। तो विनिमय विपत्र है क्या, पहली बात तो ये। तो विनिमय विपत्र को समझने के लिए हम लोग इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई मिस्टर ए है, कोई मिस्टर बी है, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। ए ने बी को सामान सेल किया, ए बी को सामान बेच रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये सेलर हो जाएंगे, ये परचेज़र हैं, ये इनको बेच रहे हैं। सीधी सी बात है, उधार बेच रहे हैं ना, तो ही इज डेटर, ये डेटर हो गए और ये क्रेडिटर हो गए। ये डेटर हो गए और ये क्रेडिटर हो गए। मतलब ये है देनदार, ये है लेनदार। देनदार वो व्यक्ति होता है जिसको आपने उधार माल बेचा है, ठीक है। लेनदार वह व्यक्ति होता है जिसने उधार माल खरीदा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने उधार माल बेचा है, आपने बी को उधार माल बेचा है, तो बी क्या हो गया, डेटर हो गया। बी डेटर किसके लिए है, आपके लिए है। बी डेटर किसके लिए है, आपके लिए। जबकि ए क्रेडिटर है, किसके लिए, बी के लिए। क्योंकि बी कहेगा ए को पैसा देना है, ए कहेगा बी से पैसा लेना है, ठीक है ना। क्रेडिटर हैं बी के लिए, डेटर हैं ए के लिए, ठीक है। ये दोनों टर्म्स क्लियर। तो डेटर कौन, जिनको उधार माल बेचा जाए, क्रेडिटर जिनसे उधार माल खरीदा जाए। तो दोनों के लिए अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग बात है। उधार खरीदना, उधार बेचने की जब बात आती है तो देनदार और लेनदार आपस में क्रिएट हो जाते हैं। अब बात दूसरी आती है कि सर यहाँ विनिमय पत्र का क्या रोल है। भाई इसने मान लो 500 का उधार माल बेच दिया, अब माल उधार बेचा है तो ये एक बिल लिखा, सीधी सी बात है, माल इसने बेचा है उधार, तो बिल कौन लिखेगा, ए लिखेगा कि भाई 500 रुपये मुझे या वाहक या आदेशित व्यक्ति को देने का कष्ट करें। ये इसने बिल लिख दिया, इसने ये बिल लिखा। अब ये जो बिल लिखा ये एक्सेप्ट करेगा कौन, बी एक्सेप्ट करा, बी ने साइन कर दिया, बी साइन करके इसको वापस कर दिया।
मान लो इस पे लिखा है 3 महीने बाद, 3 महीने बाद। अब 3 महीने बाद लिखा है तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है 3 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। अब से 2.5 महीने पे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, इसको जो पैसे की ज़रूरत पड़ी वो 2.5 महीने पे ही ज़रूरत पड़ गई। ये इस बिल को लेके कहाँ चला गया, थर्ड पार्टी के पास। मान लो मिस्टर सी है कोई, एक मिस्टर सी भी हम ले रहे हैं। ये इस बिल को लेके गया सी के पास कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, ये बिल तू रख ले। ये एक्सेप्ट करके इसको वापस कर दिया कि जब बिल दिखाना तो पैसा ले लेना 3 महीने बाद, या फिर जिसको देना वो ले लेगा। ये बिल को दे दिया सी को कि भाई ये बिल तुम रख लो और मुझे 500 रुपये दे दो। सी बोला बेवकूफ़ हो, मैं बेवकूफ़ हूँ तुम्हारा बिल रखूँ और 15 मतलब 24 जितना समय बाकी है उतने टाइम के बाद पैसे लूँ, मेरे पास और कोई काम धंधा तो है नहीं। कहता है ठीक है, तुझे जल्दी पैसा चाहिए, मुझसे 450 ले ले 500 के बदले। इस 500 के बदले कितना ले लो, 450 ले लो। किसको कहा, ए को। ये 50 रुपये डिस्काउंट, 50 रुपये डिस्काउंट हो गए। इसको 450 मिला, इसको मिला 450। बी सी को जब देगा तो कितना देगा, 500। अब बिल किसके पास है, सी के पास है, तो बिल जिसके पास है पेमेंट उसको होगी। अब यहाँ से हमें थ्योरी कुछ समझ में आई, क्या क्या चीज़ समझ में आई, इसकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी, पार्ट्स इसके पक्षकार क्लियर हो जाएंगे, लिखने वाला कौन है कि नहीं, स्वीकार कौन करेगा, पेमेंट कौन पा सकता है। पेमेंट ये भी पा सकता था लेकिन इसने बिल दे दिया इसलिए ये पा रहा है, वरना पेमेंट यही पाता। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग को समझ में आ रही हैं। एक बात तो क्लियर हुई, परिभाषा। दूसरा में क्या क्लियर हो रहा है, पक्षकार। तो पक्षकार में कौन, लिखने वाला, ड्रॉअर। ये कौन, ड्रॉई। ये कौन, पेई। क्लियर है। ड्रॉअर कौन होगा, लेनदार। ड्रॉई कौन होगा, देनदार। पेई लेनदार भी हो सकता है। ड्रॉअर का मतलब आदाता है कि नहीं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं आहर्ता, इसको हम लोग कहते हैं आहारी, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रापक या फिर आदाता। ठीक है ना, इतनी बातें तो समझ में आ गई सर। बात करते हैं सर परिभाषा की, कि सर इसकी परिभाषा क्या होगी और लक्षण क्या होंगे। पहले लक्षण ही क्लियर कर लो। तो भाई लिखित होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, सीधी सी बात है, पता ही चल रहा है कि लिखित होगा, हस्ताक्षर होगा, है कि नहीं, हस्ताक्षर होगा, स्टाम्प लगेगा। ठीक है, जो वैल्यू, जो शब्द, जो अमाउंट लिख रहे हैं हम, ये 500 रुपये, जो मूल्य लिखा जा रहा है, जो पैसा लिखा जा रहा है इसमें, ठीक है ना, वो क्लियरली इसमें लिखना जरूरी है। धनराशि निश्चित है ना, धनराशि निश्चित होगी। फिर शर्त रहित होगा, शर्त नहीं हो सकती, शर्त रहित होगा। व्यक्ति निश्चित होगा, व्यक्ति निश्चित होगा। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे लक्षण में। बात जो सर परिभाषा की आती है, तो हमने पहले ही बताया परिभाषा आपको बुकिश लैंग्वेज की ही चाहिए, परिभाषा में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो आइए जरा हम लोग बुक की परिभाषा देखते हैं कि बुक हमारी परिभाषा के लिए क्या कहती है। फिर आइए देखिए बेटा, हमारी बुक इसमें क्या कह रही है। हमारी बुक कह रही है विनिमय विपत्र एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है। तो पहला पॉइंट लक्षण क्या है, शर्त रहित, जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होंगे। दूसरा पॉइंट, लिखने वाले के हस्ताक्षर तथा लेखक, विलेख, विलेख मतलब विनिमय पत्र से है, विलेख में वर्णित निश्चित धनराशि निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या फिर लेख पत्र के वाहक को भुगतान करने का आदेश देता है। ये सारी बातें।
विनिमय पत्र एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है। इसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा लेखक विलेख में वर्णित निश्चित धनराशि किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को अथवा लेख पत्र के वाहक को भुगतान करने का आदेश देता है। ये हुई सर परिभाषा। आपको ये जो परिभाषा है ये हूबहू सेम टू कॉपीड लिखनी है, कोई चेंजेज आप इसमें नहीं कर सकते। विनिमय पत्र में बेटा हम यही पढ़ना है सिर्फ। विनिमय पत्र की परिभाषा, विनिमय पत्र के पक्षकार, ये जो पक्षकार हैं, और विनिमय पत्र की विशेषता। 3 ही पॉइंट हमें विनिमय पत्र में पढ़ने हैं फॉर बोर्ड एग्जाम। बहुत सारी बातें हैं आपके लिए, लेकिन हमें सिर्फ यही पॉइंट्स पढ़ने हैं। इसके बाद बेटा हम लोग आ रहे हैं प्रतिज्ञा पत्र। ध्यान रहे विनिमय पत्र में, ध्यान रहे कुछ बातें, तभी प्रतिज्ञा पत्र क्लियर होगा। विनिमय पत्र लिखता कौन है? कौन लिखता है? लेनदार। किसको लिखा जाता है? देनदार को। लेनदार का मतलब यहाँ पे क्या होता है? क्या होता है? आहर्ता। ये कौन होता है? आहारी। मतलब ड्रॉर, मतलब ड्रॉय। आइए जी, अब हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सर कि प्रतिज्ञा पत्र क्या है। आइए जी, प्रतिज्ञा पत्र की बात हम लोग करते हैं। सर प्रतिज्ञा पत्र आखिर है क्या? पहली बात तो प्रतिज्ञा पत्र जो लिखा जाता है वो देनदार द्वारा ही लिखा जाता है। कितनी अजीब सी बात है सर। देनदार अर्थात जो भुगतान करेगा वही लिखेगा। देनदार मतलब जो पैसा देगा, जिसको आपने माल बेचा था वही लिख रहा है। मतलब वही खुद प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं ये पैसा निश्चित धनराशि, ठीक है, वाहक को दूंगा या आदेशित व्यक्ति को दूंगा या लिखे हुए व्यक्ति को दूंगा। ये प्रतिज्ञा कौन कर रहा है? देनदार खुद कर रहा है। इसीलिए इसको प्रतिज्ञा पत्र कहा जाता है। इस बात का एकदम विशेष रूप से ध्यान रखें। ये खास अंतर है विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में, क्योंकि ये भी एक लिखित प्रलेख है जिसपे क्या होता है? लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है ना। तो प्रतिज्ञा पत्र क्या है? एक लिखित प्रलेख है, ठीक है ना, जिसपे होता क्या है? लिखने वाले के हस्ताक्षर। जबकि विनिमय पत्र में जिसको आप देते थे वो हस्ताक्षर करता था, ठीक है। और प्रतिज्ञा, इसमें लिखने वाला प्रतिज्ञा करता है कि वह निश्चित व्यक्ति को क्या करेगा? निश्चित व्यक्ति या वाहक या आदेशित, है कि नहीं, या आदेशित व्यक्ति को क्या करेगा? भुगतान करेगा। एक लिखित प्रलेख है, लिखने वाले के हस्ताक्षर होंगे, वह प्रतिज्ञा करेगा कि मैं निश्चित व्यक्ति को या वाहक को या आदेशित व्यक्ति को भुगतान करूँगा। सिंपल सा है। तो सर जी अब इसमें पक्षकार बने कौन? तो सीधी सीधी बात है सर, पक्षकार दो ही बन सकते हैं। इसमें कुछ स्वीकार करने वाला है ही नहीं, तो सीधे सीधे कौन? एक लिखने वाला, एक हो जाएगा एक कौन? भुगतान पाने वाला। तो लिखने वाला तो आपको पता चल रहा है हमेशा ड्रॉर ही होता है। यहाँ पे ड्रॉर कौन होगा? यहाँ पे ड्रॉर होगा देनदार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आहर्ता। भुगतान पाने वाला कौन हो सकता है? कोई भी पार्टी हो सकती है। अंग्रेजी में इसको हम बेटा कहते हैं पेई या फिर प्रापक। इतनी बात तो समझ में आ गई सर। तीसरा जो बेटा पॉइंट हम लोग के लिए आता है वो आता है सर की विशेषता। विशेषता क्या होती है ये समझिए। देखिए विशेषता परिभाषा से निकल जाती है। एक लिखित प्रलेख है, लिखने वाले के हस्ताक्षर होंगे, निश्चित व्यक्ति होगा,
ठीक है ना। व्यक्ति निश्चित होगा। उसके बाद कुछ और विशेषता इसके अलावा लिखित प्रलेख होगा, लिखने वाले के हस्ताक्षर होंगे, निश्चित व्यक्ति होगा। इसके अलावा जो कुछ अलग से है वो देख लेते हैं हम लोग। शर्त रहित, है ना, शर्त रहित, देनदार द्वारा लिखित, लिखेगा कौन, देनदार। इसको जो है सिर्फ देनदार ही लिख सकता है। जो पेमेंट होगा वो देश की मुद्रा में होगा, जो भी भुगतान होंगे वो देश की मुद्रा में होंगे। ये हमारा प्रतिज्ञा पत्र में हमें इतना करना है। तो आज इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक बार शॉर्ट में बेटा हम लोग फिर से रिकैप करते हैं जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। फटाफट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा, आज हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा है, जल्दी के फटाफट, हम लोगों ने पढ़ा है विनिमय पत्र, और दूसरी तरफ हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा प्रतिज्ञा पत्र। अब विनिमय पत्र प्रतिज्ञा पत्र में क्या होता है, विनिमय पत्र प्रतिज्ञा पत्र में क्या होता है, इसमें होते हैं 3 और इसमें होते हैं 2। कौन, पक्षकार, कौन कौन, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। जबकि इसके अंदर होंगे ड्रॉर, पेई, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, इसको लिखेगा कौन, इसको लिखते हैं लेनदार, इसको लिखते हैं देनदार। समझ आई बात। इसमें स्वीकृति होती है, इसमें क्या होती है, स्वीकृति। इसमें स्वीकृति नहीं होती है, इसमें जो है स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ये छोटे छोटे अंतर हैं जिससे हम लोग आसानी से विनिमय पत्र प्रतिज्ञा पत्र में देख सकते हैं, और ये अंतर भी इम्पॉर्टेंट है। विनिमय पत्र प्रतिज्ञा पत्र में अंतर भी आपको तैयार करना है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो एक बार फिर से आप लोग इस नंबर पे जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम वो डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की थ्योरी भी आप लोग को क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट लेक्चर जो इसका होगा वो हिंदी का होगा, और रिलेटेड छोटे छोटे 2-3 कंटेंट और हैं, इसे हम लोग डील करेंगे और ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर से आगे के लेक्चर्स की बात करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।